सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, नतीजा सही सुना आपने, क्या होता है? नतीजे को आप एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं कि जब किसी शख्स को ये अंदाज़ा होता है कि उसकी मेहनत का या उसकी इन्वेस्टमेंट का या फिर उसकी कोशिश का, उसकी जिद्दोजहद का, उसके एतबार का, उसके इत्तेहाद का, उसकी किसी से दुश्मनी का सिला क्या मिला, फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, कामयाबी हुई या फिर नाकामी हुई, और उसके हिस्से में आया कि फ़ख्र आया या फिर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं आपको इसकी बहुत सादा सी मिसाल दूंगी। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल दिन क्या होता है? वो दिन जब उनके इम्तिहानात का नतीजा निकलना होता है। हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, मुझे याद है बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चों ने अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बहुत से वादे किए होते हैं। हम पंजाबी में कहते हैं बड़ी शौखियाँ मारी होती है कि देखें मैं तो ये करके दिखाऊंगा, मैं तो टॉप करूँगा, डिस्टिंक्शन आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और उन्होंने इम्तिहानात में बहुत ज़्यादा, अगर कह दूँ कि मेहनत भी की होती तो गलत नहीं होता, नतीजा बहुत अच्छा आएगा, वो ये कहते हैं, हर जगह कहते फिरते हैं नतीजा मेरा बड़ा अच्छा आएगा। अब यही सोच उन बच्चों को अंदर ही अंदर परेशान भी करती है, ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को, कि पूरे साल मेहनत की, माँ बाप को और दीगर कई अफराद को यकीन दिलाया कि इम्तिहानात में फ़र्स्ट पोजीशन आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। ऐसा ही होता है, बहुत से स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं कह रहे हो कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, कुछ नालायक बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे नालायक बच्चे जो दुआ करते हैं कि इम्तिहानात के बाद रिज़ल्ट का दिन आए ही ना, कैलेंडर में से वो दिन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर रिज़ल्ट का दिन आएगा तो फिर रिज़ल्ट भी आएगा, और जब रिज़ल्ट आएगा तो उनकी पिटाई का बंदोबस्त भी होगा, क्योंकि नालायक बच्चे जानते हैं कि उन्होंने मेहनत तो की नहीं। नालायक बच्चों को ये भी पूरा यकीन होता है, पता होता है कि जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन उनको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। नालायक बच्चे जानते हैं कि उनको पूरा साल दिया गया, उनको उनके माँ बाप ने हर सहूलत दी, हर आसाइश दी ताकि वो पढ़ाई कर सकें। वालिदैन ने भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत की होती है, ऐसा ही है ना, वालिदैन भी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। उन्होंने मेहनत की कि वो नालायक बच्चे किसी ना किसी तरह पढ़ लिख जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें, लेकिन बदले में उन नालायक बच्चों ने वालिदैन से झूठ बोला, उनको धोखे में रखा। घर से कहकर जाते थे कि ट्यूशन जा रहे हैं और रास्ते में खेलना शुरू कर देते थे। ट्यूशन की फ़ीस दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ा दी। टीचर से झूठ बोलते रहे कि हम बीमार हैं इसलिए नहीं आ सकते। स्कूल ना जाने के बहाने तलाश करते रहे कि आज तबीयत ख़राब हो गई, फ़लान दिन पेट में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज बुखार फील हो रहा है लेकिन टेम्परेचर थर्मामीटर पे नहीं आ रहा। अच्छा, इसलिए नालायक बच्चे कभी नहीं चाहते कि इम्तिहानात का नतीजा निकले, क्योंकि वो नतीजे से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं, पता होता है कि नतीजा निकलेगा, क्या जो करतूतें पेपर में करके आए हैं वही नतीजा होगा। और जब नतीजा आ जाता है तो फिर क्या होता है, उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्या करते हैं वो, कुछ इसी तरह करते हैं। पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। तो अक्सर ये रवैया उसी वक्त देखने में आता है ना जब नालायक बच्चों के इम्तिहान का नतीजा निकलता है। वो कहते हैं कि टीचर ने उनको पेपर ही नहीं करने दिया, वो तो करना चाहते थे। वो फिर कहते हैं कि जी फलां बच्चा नकल कर रहा था और इल्ज़ाम मुझ मासूम पे लग गया और मुझसे पेपर ही छीन लिया। फिर वो नालायक बच्चे कहते हैं कि पेपर तो बहुत अच्छा दिया था, मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन लग रहा है कि पेपर चेक करने वाले ने कुछ साजिश कर दी मेरे खिलाफ। उन्होंने अपने बच्चों को या अपने जान पहचान वालों के बच्चों को नवाजा और जानबूझकर कुछ बच्चों को फेल कर दिया, और बदकिस्मती से मैं भी उन फेल वालों की लिस्ट में शामिल हो गया। ऐसे करते हैं ऐसे बच्चे। अच्छा जी, वो नालायक बच्चे जो हैं अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी थी और हमें सब आता था, हमने पेपर में भी सब कुछ दिया, लेकिन जहाँ पेपर देने गए वो इम्तिहान का मरकज़ ही ठीक नहीं था। वहाँ टीचर पहले से सोच कर बैठे थे कि किसको पास करना है और किसको फेल करना है। अच्छा, वो नालायक बच्चे अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए हर किस्म का झूठ भी बोलते हैं ताकि वो अपने पूरे साल की नाअहली को, नाकामी पर किसी ना किसी तरह पर्दा डाल सकें, लेकिन नतीजा रिज़ल्ट सब खोल के रख देता है। नतीजा उन नालायक बच्चों के वालिदैन को भी बता देता है कि उनकी मेहनत, उनका एतबार, उनका एतमाद, उनकी इन्वेस्टमेंट सब गलत था, वक्त ज़ाया किया उन्होंने। ऐसा ही कुछ हमारे मुल्क की सियासत में हुआ। जैसे कि आपने अभी एक ऐसी शख्सियत का क्लिप देखा
जो 10 साल तक, मजाक नहीं होता, 10 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे, जो एक वफाकी वजीर के बराबर ओहदा भी रखते थे और भरपूर मराद भी इंजॉय करते रहे, लेकिन उनको अपनी कारकर्दगी का पता था। वो जानते थे कि अब की बार होने क्या वाला है, यानी नतीजा। वो जानते थे कि उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के नाम पर 10 साल किया, उसका नतीजा क्या निकलेगा। पिछले 10 साल तो इम्तिहानात जो थे वो प्राइमरी कह लें, यानी जिस स्कूल में ये पढ़ रहे थे उसी स्कूल के टीचर्स, अपने टीचर्स इम्तिहानात ले रहे थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। पिछले 10 साल जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल के अपने टीचर्स ही उनके इम्तिहानात ले रहे थे, इसलिए उन्हें किसी तरह पास कर ही दिया जाता था। लेकिन अब की बार इम्तिहानात हुए बोर्ड में, यानी अब की बार मेहरबानी की तो गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने पेपर चेक करने थे क्या पता किसके पास कौन सा पेपर चला जाए। अब की बार उनका कोई अपना था ही नहीं जो इम्तिहानात के मरकज़ में उनकी मदद कर सके, या पेपर चेक करते हुए उनकी नाअहली देखने के बावजूद उनको पास कर दे। कि बड़े समोसे खिलाए हैं मुझे, बड़ी बोतलें पिलाई हैं, तो अब जारी बात है पास कर देता हूँ इस बच्चे को। अब इम्तिहानात थे मेरिट पर, कोई अपना नहीं था। इसलिए ये स्टूडेंट जो खड़े हमें आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये जान चुके थे कि नतीजा निकलेगा क्या, और नतीजा निकलने के बाद इन्होंने बिल्कुल वही रद्द-ए-अमल दिया जो एक नालायक बच्चा, सही सुना आपने, नालायक बच्चा देता है। टीचर ठीक नहीं था, इम्तिहान का मरकज़ सही नहीं था, पेपर करने नहीं दिया गया मुझे, अम्मी अब्बू मुझे पेपर नहीं करने दिया गया, पेपर करने से रोका जाता रहा, मार्क्स देने में नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ, जानबूझकर मार्क्स कम दिए मुझे। मैंने तो भरपूर तैयारी की थी, मैंने तो पूरी रात किताबें पढ़ी थी, मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन टीचर ही ख़राब था। दोबारा से पेपर ले लें, मैं अब की बार पास होकर दिखाऊंगा, देखना मैं पास होकर दिखाऊंगा। ये था वो नतीजा जो इनकी नाअहली की वजह से इनको मिला, जिसको ये किसी तौर कबूल करने को तैयार नहीं है। एक नालायकी के फेल हो गए, दूसरी नालायकी की जिद पे अड़े हुए कि भाई कबूल ही नहीं करता मैं फेल होने वाले नतीजे को, मेरे साथ तो साजिश हो गई। इसी तरह कई और नताइज मिले, कभी उन सियासतदानों को, कभी हमें, यानी मुझे भी, आपको भी। हमें सिंध हुकूमत के 12 साल, सिंध में 12 साल मतलब दर्जन साल, दर्जन अंडे लेने जाते हैं ना आप, दर्जन साल अवाम ने एतमाद किया, वोट दिया, इक़्तिदार दिया, जमहूरियत और भुट्टो के नाम पर ये उम्मीद लगाई कि भुट्टो की पार्टी उनको रोटी भी देगी, कपड़ा भी देगी, मकान भी देगी। इंतखाबात में एक बार फिर सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी यानी तीर वाली पार्टी पर एतमाद करके उनको वोट दिया, भुट्टो के नाम पे। ये जरा याद रखा करें, भुट्टो के नाम पे मिला, इनके तो अपनी को कारकर्दगी नहीं। अब इसका नतीजा पीपल्स पार्टी के हक में आया। उसका नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध की हुक्मरान जमात बन के उभरी। लेकिन अवाम को इसका क्या नतीजा मिला? अवाम को पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने का क्या नतीजा मिला, क्या सिला मिला? अच्छा तो रजा ये साइड स्क्रीन पर जरा चलाइएगा, ये भी देखिएगा जरा, ये साइड स्क्रीन पर स्लाइड शो चल रहा है। ये है वो छोटा नतीजा जो सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी के 12 सालों ने दिया, यानी दर्जन सालों ने। ये अखबार है जी न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें छपने वाला ये आर्टिकल, खबर तमाम सिंध वालों के लिए वो तमगा है, तमगा जो उसको पीपल्स पार्टी के दर्जन सालों ने दिया, 12 सालों ने, ये वो तमगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिंध में भुट्टो के जिंदा होने की तस्दीक कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिंध में पीपल्स पार्टी की नाफिज करदा जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में 900 बच्चों के बदन में HIV वायरस पनप रहा है। पूरे रत्तो डेरों में एड्स फैल चुका है। अप्रैल से अब तक 1100 अफराद में, 1100 सही सुना आपने, इस मरज़ की तस्दीक हुई है। मुतासरीन में अक्सरियत मासूम बच्चों की है, जो नहायत ही परेशान कुन बात है, और इनमें से ज़्यादातर बच्चे 12 साल से कम उम्र हैं। अच्छा, माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान में HIV वायरस फैलने की बड़ी वजह एक डॉक्टर की गफलत और एक इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कहती है जी? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में HIV मुतासरीन की तादाद 2010 से 2018 तक दोगुनी हो गई, और जी आपको बताऊं कि 1,07,000 के करीब हो चुकी है। ये हाल है सिंध का। पीपल्स पार्टी के सिंध में 12 कामयाब जमहूरी दौर की कहानियाँ हैं। अब तो इंटरनेशनल अखबारों की भी जिनत बन रही हैं कहानियाँ। तो मुबारक हो तमाम सिंध वालों को, आप लोगों का नाम भी आलमी अखबार में छपा है। मैं खिराज तहसीन आज पेश करूंगी सिंध के अवाम को, क्योंकि आप सिंध के अवाम 12 सालों से यानी दर्जन सालों से कभी खाना ना होने के बायस मरते हो,
कभी पानी को तरसते हो, कभी वडेरा सिस्टम आपको मार देता है, कभी आपकी ज़िंदगी जो है वो कचरे के ढेर से उठने वाली वबाओं की नज़र हो जाती है, कभी आप गलत इंजेक्शन लगने से मर जाते हो, कभी कुत्ते के काटने से मर जाते हो, कभी जमहूरियत के काफिले की वजह से रास्ते बंद होते हैं और आप एम्बुलेंस में जान दे देते हो, कभी तालीम ना होने की वजह से आपके बच्चे चोरी चकारी पर लग जाते हैं और किसी दिन पकड़े जाते हैं तो आप जैसे ही ये जो इस नाम नेहाद जमहूरियत के डसे हुए लोग गुस्सा इस तरह निकालते हैं कि मार मार कर उनको मारी डालो। कभी आपके प्यारे पुलिस की सियासत का शिकार हो जाते हैं, ऐसा ही कभी आपके अपनों को जाली इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जाता है, कभी आपके बैंक से अरबों रुपए निकल आते हैं जो कि आपके होते ही नहीं है, आपने तो उतने पैसे देखे ही नहीं होते। वो पैसे तो जमहूरियत की बका के लिए किसी खुदा के बंदे का नजराना होता है और फिर आप वोट भी उन्हीं लोगों को देते हो जिनकी वजह से आपका ये हाल है और वो आपके मुस्तकबिल की गारंटियां लेते फिरते हैं। ये हाल देने के बाद आपने अपने बच्चे मार दिए लेकिन भुट्टो को जिंदा रखा, तो सलाम तो पेश करूंगी ना मैं ऐसे लोगों को। और अब जिन्होंने सिंध पर 12 साल कामयाब हुकूमत की दर्जन साल वही निकलने की तैयारी कर रहे हैं मुल्क की तकदीर संवारने के लिए, माजी हमारा कैसा हाल ऐसा और मुस्तकबिल की गारंटी भी देने वाले वो। जरा क्लिप चलाइएगा रजा। बिलावल क्या कहते हैं कि जी इस मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। जमहूरियत कैसे होना पड़ेगा बिलावल भाई साहब, ये भी बता देना था। और कैसे चाहते हैं आपके मुल्क में जमहूरियत हो जाए? सिंध में तो जमहूरियत ही है ना, 12 साल से, दर्जन सालों से जमहूरियत है जिसकी गवाही अब आलमी अखबारात भी दे रहे हैं। ऐसा जमहूरियत चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हो जाए, ये चाहते हैं आप बिलावल साहब। ऐसा जमहूरियत मुल्क में होना पड़ेगा बिलावल साहब। क्या बात है आपकी, मुल्क में सियासत नहीं चल रहा, मुल्क में मईशत नहीं चल रहा, इसके बावजूद दुनिया अब कह रही है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरी की जानिब गामजन है, बेहतरी की जानिब जा रहा है। मुल्क में मईशत नहीं चल रही, इसके बावजूद ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 तक पाकिस्तान मुआशी हिस्सादार ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। अभी मुल्क को चलने देना, 5 साल बाद ये फैसला कीजिएगा कि मुल्क कहाँ खड़ा है, क्योंकि आप समेत आपके इत्तेहादी भी यही कहते रहे ना कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए एटलीस्ट 1 साल का अरसा तो काफ़ी होता ही नहीं है। कम अज़ कम 4 साल बाद आप किसी हुकूमत की कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पर बात करने का हक रखते हैं। फिर आप जो मर्जी राय दें, अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छी राय दें, बुरी पे आप कहेंगे नहीं चल सका इनसे। लेकिन 4 साल एटलीस्ट आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा सियासत बिलावल? मैं आपसे आज पूछती हूँ, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो सियासत ही तो चल रहा है। कहाँ नहीं चला सियासत? पुलिस में सियासत। अब सुनिएगा बिलावल, गौर से सुनिएगा। पुलिस में सियासत, पीआईए में सियासत, स्टील मिल्स में सियासत, रेलवे में सियासत, सरकारी बैंक में सियासत, हर मंसूबे में सियासत, हर फंड में सियासत, अवाम के हुकूक में सियासत, तालीम में सियासत, सेहत में सियासत, अस्पतालों में सियासत, तालीमी इदारों में सियासत, हर जगह सिवाय सियासत के और कुछ नहीं चल रहा पाकिस्तान में बिलावल साहब। अगर कुछ चलता है तो वो सियासत ही तो चलता है। उल्टी बात करते हैं बिलावल साहब, हमेशा जो होता है आप बिल्कुल उलट बता देते हैं। सियासत ही तो चल रहा है भाई साहब। सिंध में क्या चल रहा है? आपका सियासत से तो चल रहा है, ये आपका सियासत चल रहा है सिंध में। सिंध के 12 साल में अवाम को क्या मिला? भुट्टो। और आपको क्या नहीं मिला? सब कुछ तो आप लोगों को दिया इसी सियासत ने। अभी भी सियासत नहीं चल रहा। नवाज शरीफ ने सियासत की, बच्चे अरबपति बन गए, लंदन के किराए के फ्लैट्स अपने हो गए, रिश्तेदार, समधी, इवन दोस्त अहबाब सबको वजारतें मिल गई और सरकारी नौकरियां भी मिल गई। पूरा कुंबा अक़वाम मुत्तहिदा की सैर करके आ गया। सरकारी खर्च पर इलाज, सरकारी खर्च पर निजी दौरे, सरकारी खर्च पर लोगों को तहाइफ दिए जा रहे हैं, टिप्स दिए जा रहे हैं, सरकारी खर्च पर घर की फंसिंग, सरकारी खर्च पर प्रोटोकॉल। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शरीफ खानदान के बच्चे के लिए भी प्रोटोकॉल। ये सब सियासत की वजह से मुमकिन हुआ ना। तो सियासत चल ही नहीं रहा। ये सियासत ही तो है जो चला, जिसकी वजह से सिंध में कई जाली बैंक अकाउंट्स खुल गए। ये सियासत ही था, सियासत ही है बिलावल जो चला, जिसकी वजह से अरबों रुपए इधर से उधर मुंतकिल होते चले गए, जैसे पैसों को पर लग गए, उड़ गए। ये सियासत ही था जिसकी वजह से बिलावल हाउस का खर्चा और अयान अली, नाम तो सुना होगा अयान अली का बिलावल, अयान अली का खर्चा एक बैंक अकाउंट से जाता रहा था। यानी एक बैंक अकाउंट आपका भी खर्चा जा रहा है और अयान अली का भी जा रहा है।
ये सियासत ही था बिलावल। इसी सियासत की नजर पाकिस्तान का हर सरकारी इदारा हो गया। फिर आप शिकवा करते हैं कि मुल्क में सियासत नहीं चल रहा, आप मुतालिबा करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। और कैसे होना पड़ेगा बिलावल साहब, और कैसे सियासत करना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मुल्क में ना मईशत चल रहा है और ना सियासत चल रहा है, लेकिन आपके एक इत्तेहादी कह रहे हैं कुछ चले ना चले, एक तस्वीर चल रही है और इस तस्वीर के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। ज़रा तस्वीर क्या चल रही है, ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। ना जाने परवेज़ रशीद साहब कौन सी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो यकीन जानिए परवेज़ रशीद साहब की बातें सुनकर नवाज शरीफ साहब से एक लम्हे को अकीदत होने लगी थी कि पता नहीं कौन सा अल्लाह का वली है जिसकी तस्वीर देखते लोग ईमान ले आते हैं। परवेज़ रशीद साहब ने सौले जाफर नाम सुना है ना, उनकी याद ताज़ा कर दी है। वो भी नवाज शरीफ से मुताल्लिक खबरें ऐसे ही लिखा करते थे जैसे नवाज शरीफ किसी बहुत बड़े दरवेश या फिर अल्लाह के किसी वली का नाम है। अब जिस तरह परवेज़ रशीद साहब नवाज शरीफ की तस्वीर की तसव्वुराती कहानी बता रहे थे, तसव्वुराती कहानी कहूँगी ना इसको, कि एक ट्रक पर मौलाना के साथ कोई नहीं, क्योंकि ट्रक पर मौलाना के अलावा कोई आ भी कैसे सकता है। परवेज़ रशीद साहब अंडरस्टूड सी बात है, जगह ही नहीं बचती। उस ट्रक पर लगी एक तस्वीर है नवाज शरीफ की। जो इस तस्वीर को देखता है बस देखता ही रह जाता है। इस तस्वीर में एक ऐसी कशिश है जो हर राहगीर को उसकी जानिब देखने पर माइल कर देती है। उस तस्वीर से निकलता हुआ नूर किसी तारीक रात में उजाले की तरह है। उस तस्वीर की बरकत ऐसी है कि सहरा से गुजरे तो उसे तर कर दे, उजड़े हुए गुलिस्तान में मोहब्बत के फूल खिला दे। मरीज अगर उस तस्वीर को हाथ लगाए तो शफा याब हो जाए। वो तस्वीर जहाँ से गुजरे सड़कें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएं, टूटे हुए पुल ठीक हो जाएं, टोए टिब्बे खड्डे जो पंजाब के ना वो भी ठीक हो जाएं। जिस इलाके में वो तस्वीर जाए वहाँ की जो बंजर ज़मीन है वो सरसब्ज व शादाब हो जाए, खेत खलियानों में हरियाली आ जाए। इस तस्वीर को देखकर परिंदे चहचहाने लगें, फूल पौधे लहराने लगें, हवा में आप देखें जी हल्की खुनकी आ जाए, मट्टी सोना बन जाए, लोहा कुंदन बन जाए, कोयले की कान से हीरे निकलने लगें। सरकार माना कि आपको नवाज शरीफ से अकीदत है, लेकिन इस अकीदतमंदी को इतना आगे तो ना बढ़ाएं कि लोगों की हंसी निकल जाए। अब मैं बताती हूँ कि वो तस्वीर किसकी है। मौलाना फजलुर रहमान जिस ट्रक पर सवार हैं, उस ट्रक पर जो सबसे नुमाया तस्वीर लगी है वो है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर। वो नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने ज़ियाउल हक को अमीरुल मोमिनीन कहा, वो नवाज शरीफ साहब जो अपने बच्चों की कंपनी में बेचारे मुलाजिम थे, वो नवाज शरीफ साहब जो दुनिया के पहले वज़ीर आज़म थे शायद जिनके पास अकामा था यानी दोहरी शहरियत, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इस मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज़ कर दिया, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इस मुल्क की हर सड़क और हर इमारत को गिरवी रख दिया, वो नवाज शरीफ साहब जिनको अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दिया, वो नवाज शरीफ साहब जो मुजरिम हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो मुल्जिम हैं, वो नवाज शरीफ साहब जिनको तिब्बी बुनियादों पर अदालत से जमानत मिली, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अदालत में जाली दस्तावेजात बड़े कॉन्फिडेंस से जमा करवाई, वो नवाज शरीफ साहब जिनके बेटे, जिनके समधी, जिनके रिश्तेदार फरारी हैं, इश्तिहारी हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो जजेस खरीदते हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो जजेस पर चढ़ाई करें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, गॉड फादर कहलाएं, वो नवाज शरीफ साहब जिनकी इत्तेफाक फाउंड्री का स्टे 15 साल तक लटकाए रखा जाए, 10 साला खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वापस आए तो एक दरख्वास्त पर सब सजाएं माफ, जुर्माने माफ, नाअहलियां खत्म, हुदैबिया केस बंद, फ्लैगशिप में भी बच जाएं, वो नवाज शरीफ साहब जो 72 साल तारीख के पहले मुजरिम जिनके 9 मेडिकल बोर्ड, 13 मेडिकल रिपोर्ट और 63 डॉक्टरों के मुआयने, तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते रिहाई का रिलीफ, मनपसंद जेल और उस जेल में हर किस्म की सहूलतें, आराइशें, आसाइशें, कैद खाने के दरवाजे पर 24 घंटे डॉक्टर और एम्बुलेंस मौजूद, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने कौम से 3 खिताब झूठे किए, कतरी खत, ट्रस्ट डीड, कैलेब्री फॉन्ट, सब कुछ जाली निकला, एक गवाह, एक सबूत ना दिया और ना ही मनी ट्रेल। ये तस्वीर है उन नवाज शरीफ साहब की। परवेज़ रशीद साहब, अब समझे आप,
तस्वीर का दूसरा रुख भी कौम को दिखाया करें, क्योंकि जो आपके अल्फाज होते हैं, आपकी बातें होती हैं ना, उसमें भी चिटिंग ना करें, आप जवाब दें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले नतीजे की। मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि नतीजा होता क्या, नतीजा बुरा है तो उसका आपको खौफ कैसे आपके ऊपर तारी होता है। बच्चों की भी एग्जाम्पल थी कि स्टूडेंट्स जब अपने नतीजे का इंतजार करते हैं इम्तिहानात का, तो उनकी क्या कैफियत होती है और आखिर नतीजा होता क्या है। अच्छा, मैंने आपको कई नताइज बताए, दिखाए भी, हमने पूरा सुनाया भी आपको। अब एक और ऐसा नतीजा है जो अभी आना बाकी है और तमाम लोगों की जो नज़रें कहते हैं मरकूज़ होती हैं उसी नतीजे पर है। कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वो है जी मौलाना फजलुर रहमान की मार्च का नतीजा। कहने को तो मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया है, वो सिर्फ एक जलसा करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद के लिए जो अगले कुछ घंटे हैं, 72 घंटे कह दूँ गलत नहीं होगा, नहायत अहमियत के हामिल हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तैयारियां कैसी हैं, तमाम लोग ये सोच रहे हैं। हुकूमत के पास ऑप्शंस कितने मौजूद हैं, तमाम लोग ये भी सोच रहे हैं। और मौलाना साहब कितने लोगों के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है। इस मार्च या धरने या जलसे का नतीजा आखिर क्या होगा, ये है बड़ा सवाल। इस पर बात करेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। सदीक जाना में ज्वाइन कर चुके। सदीक, वार्म वेलकम। अच्छा सदीक, मुझे बताइएगा कि जी एक जानिब वही बातें कि जी कोई सेटलमेंट है, मुआहिदा है, अच्छा जी इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाएगा, इस्तीफ़े का मुतालिबा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक और सवाल फिर जहन में आता है, मौलाना साहब जो है वो अपनी तकरीरों में अभी भी मुसलसल इस्तीफ़े का ही मुतालिबा कर रहे हैं, सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मुतालिबा उनका वही इस्तीफ़े का, तो फिर कैसा मुआहिदा? देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपने वो बात की है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने कारकुनान के साथ खिताब में कह रहे हैं। ये आपने देखा कि कल ये ऐसे हुआ कि कल उन्होंने जज्बाती खिताब करते हुए कारकुनान को कहा कि हमारी कोई हुकूमत से डील नहीं हुई, कोई मुआहदा नहीं हुआ, हम इस हुकूमत को मानते नहीं हैं, तो इनके साथ डील कैसी, इनके साथ मुआहदा कैसा। तो उसके फ़ौरन बाद जैसे ही मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुँची, तो हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम थी, हुकूमत के जो लोग थे, उन्होंने मौलाना साहब से रब्ता किया। और क्योंकि अच्छा उसके मौलाना साहब के बयान के उनकी तकरीर को लेकर उनके भाई ने मीडिया पे कह दिया, एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि हमारा मुआहिदा मनसूख हो चुका, क्योंकि उनके भाई अताउर रहमान साहब ने अपने भाई की बात में यकीन कर लिया। जैसे उन्होंने मीडिया पे ये बात कही कि हमने तो मुआहिदा मनसूख कर दिया है, तो हुकूमत की जानिब से रब्ता किया फजलुर रहमान साहब से और कहा गया कि चलें जी, आपने आप मुआहिदा मनसूख कर दिया है, तो हमारा फिर जो पहले से प्लान था आपके हवाले से, हम फिर उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो 9.25 मिनट बाद, यानी पाकिस्तान में इस वक्त तेज़ तरीन यू टर्न लेने का रिकॉर्ड जो है वो फजलुर रहमान साहब के पास है। 9.25 मिनट बाद उन्होंने यू टर्न लिया और वजाहती बयान जारी किया और कहा कि हमारा कोई मुआहिदा मनसूख नहीं हुआ, मुआहिदा बरकरार है। और वजह यही है कि वो जब कारकुनान से खिताब करते हैं तो कुछ और बताते हैं, जब मुज़ाकराती टीम और राबर कमेटी मिलते हैं तो कोई और बात करते हैं, जब ऑफ कैमरा बात करते हैं तो कोई और बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो उनके दोस्त हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनका जब पनामा केस आया था तो उन्होंने मीडिया पे कुछ और कहा, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए पार्लियामेंट में कुछ और कहा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लैबरी फोन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो और तरह की मौक़िफ़ लिया गया। तो मौलाना साहब इसी तरह 3 मौक़िफ़ हैं उनके, एक मौक़िफ़ नहीं है। ये इस वक्त इंतज़ामिया की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं और कुछ सड़कों पर जो रेड जोन की तरफ जाने वाले हैं अब उनको बंद भी किया जा रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया का ये ख्याल है कि गो के एक मुआहिदा हो गया है और हुकूमत उस मुआहिदे पर कायम है कि जो जगह दी गई है उस जगह के ऊपर ये आएंगे और जलसा करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हुकूमत में ये खदशात हुकूमत को हैं कि जिस तरह से फजलुर रहमान साहब मुसलसल झूठ बोल रहे हैं अपनी तकरीरों के अंदर, तो इनकी इस बात पर एतबार नहीं किया जा सकता कि जो इन्होंने मुआहिदा किया उस मुआहिदे पर ये कायम रहेंगे। इसलिए इंतज़ामिया की तैयारियाँ मुकम्मल हैं और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जाएगा। पहले पुलिस एहलकार मौजूद होंगे, उनसे पिछली लेयर में रेंजर्स एहलकार मौजूद होंगे और फिर अहम इमारतें और जो अहम जगह हैं वहाँ पे फ़ौज भी मौजूद होगी। तो इंतज़ामिया दोनों तरह से तैयार है। अगर फजलुर रहमान साहब अपने मुआहिदे पे कायम रहते हैं तो मुकम्मल उनको सपोर्ट किया जाएगा, और उस सपोर्ट के लिए जो उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा था और वो ये था कि 600 बाथरूम बना के दिए जाए हमें, जो हमारे मुजाहिरीन आ रहे हैं उनके लिए। तो हुकूमत ने ये जो उनका मुतालबा था वो मान लिया है और अवाम के टैक्स के पैसों से इन मुजाहिरीन के लिए 600 बाथरूम जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। 600 बाथरूम इनको बना के दे दिए जाएंगे। जो हुकूमत गिराने आ रहे थे वो बाथरूम बनवा के और वापस चले जाएंगे, और ये मुतालबा उनको मान लिया गया है, बाथरूम बन रहे हैं। और उसके अलावा अगर ये अपने मुआहिदे पे कायम रहे तो हुकूमत इनको फैसिलिटेट करेगी इंतज़ामिया, और अगर इन्होंने
अपने वादे से, अपने वो जो उन्होंने मुआहदा की उससे फिर गए। अच्छा सदीक, वैसे मेरे ज़हन में एक बात आई है, आपको पता है कि इंडिया जो अपने को बहुत बड़ा मुल्क कहता है, हमारी बड़ी अच्छी इकोनॉमी, इंडिया का बहुत बड़ा इशू है टॉयलेट्स। उन पे एक फिल्म भी बन चुकी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसका आई थिंक मरकजी किरदार जो हीरो थे शायद अक्षय कुमार थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरह तो मौलाना साहब को इंडियंस भी ढूंढना शुरू कर देंगे कि इधर आए, जरा हमारे भी यहाँ वॉशरूम बनवा के चले जाएं। देखें, ज़ाहिर है फिर उसके लिए आप देखें ना, मौरख जब भी तारीख लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि कितनी बड़ी तहरीक जिसको मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, जिसके लिए पता नहीं कहाँ से फंडिंग हुई, ज़राए भी नहीं पता, जिसके लिए इतनी हाइप क्रिएट की गई, जिसके लिए तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, ख़त्म नबूवत के नाम पे फंडिंग ली गई, उसका सबसे बड़ा जो आउटकम अब तक हमें नज़र आ रहा है वो ये 600 बाथरूम्स की तामीर है। इसके अलावा हमें कोई आउटपुट इसका नज़र नहीं आ रहा। बाकी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े से भी वो पीछे हट चुके हैं, वो इस्लामी निज़ाम के नफाज से भी पीछे हट चुके हैं, इलेक्शन के ऐलान करवाने के मुतालबे से भी पीछे हट चुके हैं, सब चीज़ों से पीछे हट चुके हैं। बस वो फेस सेविंग मेरा ख्याल हुकूमत उनको दे रही है कि वो आएँ, जलसा करें, तकरीरें करें और चले जाएं। लेकिन ये जो कुछ लोग उनको इस उकसा रहे हैं कि नहीं मौलाना साहब आप आएँ तो आप वापस ना जाएँ, आप क्यों हुकूमत को ये जो है हुकूमत के साथ ये आप हुकूमत को शायद वो ये समझते हैं कि हुकूमत को रियायत दे रहे हैं। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुआहदे से रूगर्दानी की, अगर वो फिरे अपने मुआहदे से, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस वक्त लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट मौजूद है यहाँ पे जो सेल कायम किया गया है शहर इक़्तिदार में, कि इस वक्त उनके साथ कितने लोग हैं, जब वो पंजाब में दाखिल होंगे कितने लोग हो सकते हैं, कहाँ और किन किन लोगों को अगर इन्होंने मुआहदे से फिरे तो किन किन लोगों से गिरफ्तार किया जा सकता है। हर तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है। अच्छा, ये सवाल है सदीक, तमाम लोगों के ज़हन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा। आपकी गुफ्तगू के बाद भी पहला सवाल यही आता है किसी भी बंदे के ज़हन में कि अगर ये अपने मुआहदे से मुकर जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? तो फिर क्या इनकी गिरफ्तारी के चांसेस भी पैदा होंगे, इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि गिरफ्तारी के हवाले से पहले से एक समा बांधना शुरू कर दिया कि अगर गिरफ्तार किया गया तो समझे कि हम कामयाब हो गए। देखा कितना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। देखें बात यह है कि ये मैंने आपको कहा कि मीडिया के सामने कुछ और मौक़िफ़ है और जब हुकूमत से मिलते हैं, इन लोगों से मिलते हैं तो कुछ और मौक़िफ़ होता है। देखें, मैंने आपको बताया है कि अगर इन्होंने दस्तखत करके दिए हैं, जो इन्होंने बात किया, अगर ये इससे फिरे तो इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये जो एक डराया जा रहा था ना कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो आज आपने देख लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी कि किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कोई एनआरओ नहीं दूंगा, ब्लैकमेलिंग भी नहीं होऊंगा। आप मुझे बताएं, अगर पैनिक होता, अगर हुकूमत खौफजदा होती, अगर हुकूमत को परेशानी होती, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इतनी जुर्रत के साथ और इतनी ओपनली ये बातें करते कि कोई एनआरओ नहीं दूंगा, कोई माफ़ी नहीं दूंगा, कोई ढील नहीं दूंगा, कोई ढील नहीं दूंगा? कोई पैनिक नहीं है, तैयारी जब मुकम्मल है तो इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर ये अपने मुआहदे से फिरेंगे तो इनके लिए इंतज़ामात मुकम्मल करके रख लिए हैं इंतज़ामिया ने, और दोनों सूरतों में इंतज़ामिया ने अपना काम करना है। अगर ये पुरअमन रहेंगे, जलसा करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो बाथरूम्स वाला मुतालबा ये शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो 600 से 800 का मुतालबा भी हो सकता है। उसके लिए भी इंतज़ामिया तैयार है, 800 बाथरूम भी बना देंगे वो। अच्छा चलिए, मुझे ये भी बताइएगा सदीक कि आप कह रहे हैं कंफ्यूज हैं, यानी कहीं जाके क्या बयान देते हैं, कहीं जाके उसी बात से रिलेटेड कोई और बयान दे देते हैं। ये तो इंसान तब करता है जब वो कंफ्यूज होता है, जब उसको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मैंने क्या बात करनी। मौलाना साहब किस बात पे कंफ्यूज दिखाई देते हैं आपको कि बयानात ही बदले चले जा रहे हैं? देखिए, वो कंफ्यूज इस बात पे हैं कि उनको आखिरी आस और उम्मीद उनकी एक तो थी कि मुस्लिम लीग नून से, उनका ख्याल ये था कि नून लीग पूरी तरह से पैसा लगाएगी, अपने कारकुनान को निकालेगी, अपने लोगों को निकालेगी। और पंजाब से जब मैं आऊँगा तो पंजाब से उनका ये ख्याल था कि कम से कम 2-2.5 लाख लोग नून लीग के मेरे साथ निकलेंगे। ये मिस कैलकुलेशन थी। उनको ये बात शायद किसी ने नहीं बताई थी कि वो मुस्लिम लीग नून जिसके कारकुन उस वक्त नहीं निकले जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे नैब के केस में, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, मरियम गिरफ्तार हुई, शरीफ खानदान के शाकिर नबासी गिरफ्तार हुए लाहौर से, साद रफीक साहब गिरफ्तार हुए, इतने लोग गिरफ्तार हुए। नून लीग के कारकुन अगर उनके लिए लाहौर में नहीं निकले तो वो मौलाना के लिए इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि हम मौलाना के इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लाहौर से रवाना होकर उनके साथ जाएंगे, हम साथ का बाद जब वो पंजाब में दाखिल होंगे तो उनके साथ जाएंगे। वो मौलाना साहब की जो आस और उम्मीद जब टूटी, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि आप फेस सेविंग ली जाए,
और उन्होंने फिर यही बैकडोर राब्तों से कहा, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि मुझे ये डील और ढील दे दें कि बस मुझे फेस सेविंग के लिए आने दें, जलसा करने दें, जलसा करके मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अब तक उनकी यही कमिटमेंट है। अगर वो इस कमिटमेंट पे पूरे रहते हैं, और कन्फ्यूजन भी फिर इसीलिए है ना, एक तरफ तो अपने कारकुनान के जो वो थे, जो उनकी उम्मीदें थी, आस थी, उसको बहुत हाई कर दिया और उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। दूसरी तरफ कुछ ग्राउंड पे था नहीं, ना लोग अपने पास उतने हैं, ना जमातें साथ हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारी दुआएं सिर्फ इनके साथ हैं, बाकी सिंध में वो अवाम के टैक्स के पैसों से उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं। जब पंजाब में आएंगे वो, अब पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही नहीं है, वरना तो पटवारी सारे, DPO DCO सारे उनके साथ होते, सरकारी मुलाजमीन साथ होते, साथ होते, सरकारी जो दीगर मुलाजमीन है वो साथ होते। तो अब मौलाना साहब इसीलिए बस उनको फेस सेविंग एक चाहिए थी, और वो आगे फेस सेविंग लेंगे और अपने कारकुनान को ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे लगाकर और चले जाएंगे। यानी सदीक, हम आपकी बात से बात कंक्लूड कर सकते कि सिचुएशन इस टाइम में बस ये है कि मौलाना साहब ने इमोशनल होके कह दिया जी कि होगा मार्च। अब इज्जत रखनी है कि मामला तो ऑलमोस्ट सेटल है, मुआहदा तय पाया जा चुका है, कौन सा इस्तीफा भी नहीं मांगा जाएगा इस्तीफा। अब वो सिर्फ इज्जत रखना चाह रहे हैं कि मुंह से जो निकल गया ना, अब जरा कुछ घंटे वहां पे जाके जरा स्टे करते हैं और कुछ चले टैक्स के पैसों से वॉशरूम बन जाएंगे, 600 नहीं तो 800 बस। देखें, एक तो यह है कि इस्तीफे का वो यहाँ आके भी मुतालबा तकरीरों में ज़रूर करेंगे, लेकिन वो जो एक माहौल बनाया गया था कि वो आकर बैठ जाएंगे और कहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता हम नहीं जाएंगे, वो चीज़ नज़र नहीं आती। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, एक लम्हे के लिए हम ये कहते हैं कि नहीं वो आके बैठ जाएंगे कि हम तो इस्तीफा लेकर जाएंगे। जिस जगह उनको बिठाया जा रहा है, यकीन करें अगर वहाँ पर वो अगले 15 साल भी बैठे रहे ना, तो कोई वज़ीर आज़म, कोई चपरासी भी इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद की एक ऐसी जगह है जो साइड के ऊपर है, वहाँ आगे ये बैठे रहे, 15 साल के लिए बैठे रहे, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। परेशानी और मसाइल उस वक्त पैदा हो सकते थे अगर ये रेड जोन के अंदर आके बैठ जाते, सड़कें ब्लॉक कर देते, तोड़ फोड़ करते, इमारतों को आग लगाते, तब मसला होना था। जहाँ ये आके बैठ रहे हैं, आए और तसल्ली से बैठे हैं, साल बैठना है, 1.5 साल बैठना है, 2.5 साल बैठना है, बैठे हैं आराम से, अपने मामला चलाएं, खाना शाना दें कारकुनान को और जो चीज़ें हैं वो फराम करें। बाकी हुकूमत ना उससे घर जाएगी, ना वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देगा। मैंने आपको बताया कि उससे तो कोई चपरासी इस्तीफ़ा नहीं। ये जिस जगह पे, मैं आपको एक और बात बता दूँ, शायद हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने वो नहीं देखा होगा, अब ये जो ग्राउंड है जहाँ पे ये जलसा करने आ रहे हैं, उस ग्राउंड में यकीन करें अगर लक्की रानी सर्कस भी हो तो उसके लिए भी जगह कम पड़ जाएगी, इतना छोटा सा वो मैदान है। तो वो छोटी जगह सेलेक्ट की है ताकि जब लोग आएंगे तो मजमा ज़्यादा लगे, ताहद निगाह लोग ही लोग नजर आएँ, पीछे कुछ सड़कें हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, ट्रैफिक रुक जाएगी, ताकि एक माहौल जो है ना वो बन जाए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आके बैठने हैं, बैठे हैं, 2.5 साल बैठने हैं, 3 साल बैठने हैं, 5 साल बैठने हैं, 7 साल बैठने हैं, ताहयात बैठने हैं, बैठने हैं, कुछ भी नहीं होगा। चले सिद्दीक, आपने तो बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि 15 साल बैठे रहे उस जगह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मौलाना साहब उनके चाहने वालों ने भी देखें जी, यही है, बस आप बैठे रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिद्दीक ने तो कहते 15 साल बैठे रहें। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए, तबसरे के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।